आज हम बात करेंगे ओहमिक पोटेंशियल ड्रॉप और पोलराइजेशन रेजिस्टेंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अंजुम, आपका ट्यूटर। आज हम बात करेंगे ओहमिक पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोलराइजेशन रेजिस्टेंस पर। तो हम बात करते हैं ओहमिक पोटेंशियल पर। बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रोड है और ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड है और ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इनके दरमियान ये किसी सॉल्यूशन में डिप हुए हैं। तो अगर ये किसी सॉल्यूशन में डिप हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन की कोई ना कोई रेजिस्टिविटी भी हो सकती है। तो इस रेजिस्टिविटी की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसको हम कहते हैं ओहमिक पोटेंशियल ड्रॉप। अब इस रेजिस्टिविटी को ओवरकम करने के लिए हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे भी सही। तो हमारे पास क्या है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये हम मेजर कर सकते हैं सॉल्यूशन की। किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज और यहाँ हमारे पास वोल्टेज और यहाँ हमने बैटरी लगाई हुई है। तो जिस चीज़ की हमने मालूम करनी होती है रेजिस्टिविटी सॉल्यूशन की, उसको हम अननोन रख देते हैं। बाकी की वैल्यूज़ हमें पता होती है, जिससे हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी मालूम कर लेते हैं। तो जब भी हम पोलराइजेशन रेजिस्टेंस मालूम कर रहे होते हैं तो हमारे जो पोटेंशियल डायनामिक पोलराइजेशन कर्व जो बनते हैं टेफल इक्वेशंस की वजह से, तो वो क्या करते हैं उन लीनियर रीजन्स को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। इस रेजिस्टिविटी का ये इफ़ेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कर्व है, तो ये क्या करेगा, इस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई रेजिस्टिविटी, तो जितना इनके दरमियान फासला होगा उतना उसका IR होगा। तो जितना ये IR ज़्यादा होगी उतना ही इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा और मेजरमेंट में एरर आता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपने वर्किंग इलेक्ट्रोड के इतने करीब रखें कि जो सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी का इफ़ेक्ट है ये मिनिमम हो। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके लिए हम बेसिकली लगिन कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं। लगिन कैपिलरी ट्यूब बेसिकली इस तरह की होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसको हम क्या करते हैं अपना जो ये वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है उसके करीब करके रखते हैं और इसके अंदर जो है हम अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देते हैं। इसका बेसिकली हम कितना दूर रखना चाहिए, जो लेंथ है इसकी, मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन दी वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड लगिंग कैपिलरी, वो तकरीबन आपकी जो लगिंग कैपिलरी का डायामीटर है उसके 3 टाइम्स होना चाहिए। तो ये एक अप्रोप्रिएट है। तो इसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो पोटेंशियल है जो मेजर्ड है वो हमारा जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का प्लस जो ओहमिक ड्रॉप का पोटेंशियल है उसके सम के बराबर होता है और उसको हम इस तरह मेजर कर लेते हैं। अब बेसिकली जो हम करंट मेजर कर रहे होते हैं, करंट बेसिकली जो मेजर हो रहा होता है बेसिकली काउंटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के दरमियान करंट यूज़ हो रहा होता है, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। अब यहाँ सोचने की बात है, हमने ऊपर देखा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने रखा था और वर्किंग इलेक्ट्रोड हमने रखा था और हमने कहा था कि इन दोनों के दरमियान कोई सॉल्यूशन है और उसकी कोई रेजिस्टिविटी है, इसकी वजह से ओहमिक ड्रॉप आ रहा है। तो ये काउंटर इलेक्ट्रोड कहाँ से आ गया? हम काउंटर इलेक्ट्रोड इसलिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक थर्ड इलेक्ट्रोड इसमें कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है आयन की वजह से, किसी की वजह से, और अगर वो जाके इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है या इसके ऊपर वो चला जाता है करंट, तो आपके जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू को, उसके वोल्टेज को वो चेंज कर देगा। तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो स्टैंडर्ड नहीं आएंगी। तो हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए 3 इलेक्ट्रोड कन्फिग्रेशन यूज़ करते हैं, जिसमें काउंटर इलेक्ट्रोड जो है वो जो करंट आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर जाना होता है वो जाके काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि आपका काउंटर इलेक्ट्रोड है उसका जो एरिया है वो भी बड़ा रखा जाए और वो एक इनर्ट मटेरियल होता है। मोस्टली हम PT वायर यानी कि प्लैटिनम की वायर हम यूज़ करते हैं एज ए काउंटर इलेक्ट्रोड। आप इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है।
तो आगे चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि आपका इवान डायग्राम्स हैं या टेफल रीजन आपके इसमें शो हो रहे हैं लॉग आई वर्सेस ई के अंदर। तो आपका जो फॉर एग्जांपल आई आर स्मॉल है तो वो इस पॉइंट पे कट कहीं करेगा और इसके दरमियान की जो रेजिस्टेंस होगी वो 10 होगी। अब अगर हमारी क्या कहते हैं आई आर बढ़ा देते हैं तो आप ये देखिए कि इसका पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती जाती है आई आर की, और अगर आपकी सोल्यूशन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपके ओहमिक पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो कि हमें कंपनसेट करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो अब बात करते हैं पोलराइजेशन रेजिस्टेंस एंड लीनियर पोलराइजेशन। मोस्टली हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने जब क्रोजन रेट मालूम करना होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका क्रोजन रेट मालूम करने के लिए हमें पोलराइजेशन रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। पोलराइजेशन रेजिस्टेंस हम काफ़ी सारे मेथड्स के ज़रिए डिटरमिन कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं LRP लीनियर पोलराइजेशन रीजन को यूज़ करते हैं, इस वाली टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पोटेंशियो डायनामिक पोलराइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पर आएंगे। तो अभी तक हम सिर्फ इतना देख लें कि इन टेक्निक्स के ज़रिए हम पोलराइजेशन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम EIS को भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा जब हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए जानना इतना ही काफ़ी है। तो अगर हमने टेफल एक्सट्रापोलेशन यानी कि हमने पोटेंशियो डायनामिक कर्व यूज़ किए हैं और उसकी एक्सट्रापोलेशन करके हमने मालूम की है, तो उससे भी हम पोलराइजेशन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और पोलराइजेशन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम करंट डेंसिटी मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी करंट डेंसिटी है, इस करंट डेंसिटी को हम स्टर्न गेरी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इससे क्या करेंगे, RP मालूम करेंगे। यानी कि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो आपको किस चीज़ की वैल्यू देगी, ये कैलकुलेट करेगी, और वो कैलकुलेट किस बुनियाद पर कर रही है, आई क्रोजन के ऊपर कर रही है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि स्टर्न गेरी इक्वेशन बेसिकली लो ओवर पोटेंशियल यानी कि नियर द रिवर्सिबल पोटेंशियल वैलिड होती है, कि हमने रिवर्सिबल पोटेंशियल या आपके ई क्रोजन का जो पोटेंशियल है उसके काफ़ी नियर जो है हमने कोई पोटेंशियल दिया है, तो उसमें हम कहेंगे कि हमारा रीजन जो है वो लीनियर है, और उस लीनियर रीजन में ये स्टर्न गेरी इक्वेशन जो है वैलिड होगी। अदरवाइज़ हम इसके ज़रिए पोलराइजेशन रेजिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ओल्ड सिस्टम है और उस सिस्टम में आपके ओहमिक पोटेंशियल ड्रॉप की कोई कंपनसेशन नहीं आ रही, तो आप उसकी पोलराइजेशन रेजिस्टेंस के अंदर ये जो आपकी ओहमिक ड्रॉप है ये भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन मोस्टली जो हमारे सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो एडवांस सिस्टम है ये ऑलरेडी कंपनसेशन दी हुई होती है कि वो आपके पास जो रिज़ल्ट देगा उसके अंदर उसने ओहमिक ड्रॉप का अकाउंट किया हुआ होगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं फिर भी एरर आ रहा है तो इसके बहुत सारे और दूसरी वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया, या आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड ठीक नहीं है या काउंटर इलेक्ट्रोड ठीक नहीं है, तो ये बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। या आपके सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन बुनियाद पर अगर आपका एरर आ रहा है तो उसमें मशीन का एरर नहीं है, वो बेसिकली आपका ह्यूमन एरर है, क्योंकि आपने अपनी चीज़ को उस तरह से प्रिपेयर नहीं किया जिस तरह की हमारी उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो जब हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उस वक़्त हम आपको मज़ीद डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको पोलराइजेशन रेजिस्टेंस का पता लग गया होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ओहमिक पोटेंशियल ड्रॉप का इफ़ेक्ट भी पता लग गया होगा कि उससे आपके एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के ऊपर क्या एरर आ सकते हैं। और अगर आपके पास ओल्ड सिस्टम है या आपका सिस्टम आपका ओहमिक ड्रॉप को अकाउंट नहीं करता, तो आपकी जो पोलराइजेशन रेजिस्टेंस आप LPR टेक्निक या किसी और टेक्निक से मालूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने वो ओहमिक ड्रॉप को ऐड करना होता है। तो आपकी जो फिर रेजिस्टेंस बनेगी वो ये बनेगी, और उसके मुताबिक
आपका जो रिलेटिव एरर होगा वो इससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपने जो मालूम किया और जो मेजर्ड रेजिस्टेंस आई और जो पोलराइजेशन रेजिस्टेंस थी वो इतनी थी, तो ओवरऑल आपका एरर कितना है आप उसमें मेजर में पोलराइजेशन को सब्ट्रैक्ट करके और उसकी पोलराइजेशन जो आपने कैलकुलेटेड की है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका वो एरर निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्यूजन काइनेटिक्स को लेकर आएंगे और उस चीज़ को देखेंगे कि जब हमारे पास आयंस निकल के सॉल्यूशन में जा रहे होते हैं और वो डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी काइनेटिक्स किस तरह से वर्क करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे हमें फॉलो भी कीजिएगा और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।